हॉस्पिटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। तारीखें भी बदलती हैं रात आने के बाद ही। कुछ बदलाव से पहले थोड़ा ठहराव भी जरूरी है। जीवन में हर एक अवस्था की अपनी अहमियत होती है। महिलाओं के जीवन की बात की जाए तो उनके जीवन में कई प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है उसमें स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ती है और देखभाल की आवश्यकता भी अधिक हो जाती है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें देखभाल कैसे की जाए और किस प्रकार की जीवन शैली अपनाकर कई तरह की बीमारियों की संभावना को कम किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट देखकर समझ लेते हैं कि दरअसल मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की अवस्था क्या है और किस प्रकार के प्रभाव होते हैं इससे किसी भी महिला के जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके शरीर पर। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर अवस्था का अपना अलग महत्व है। जीवन की कई अवस्थाओं में महिलाओं को कुछ जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति होने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। यदि महिला को 1 वर्ष तक माहवारी न हो तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। कई बार रजोनिवृत्ति में महिलाओं को गंभीर समस्याएं भी होती हैं। ऐसा होने पर उन्हें तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। रजोनिवृत्ति में कुछ लक्षण होना सामान्य है, वहीं कुछ महिलाओं में अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। प्रजनन के वर्षों के दौरान माहवारी आमतौर पर मासिक चक्रों में होती है। इस चक्र को नियमित रूप से होने के लिए अंडाशय को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देता है। रजोनिवृत्ति से पहले के वर्षों के दौरान इन हार्मोन के उत्पादन में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं और माहवारी कम होने लगती है। धीरे धीरे माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और गर्भावस्था स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही ये देखना भी आवश्यक होता है कि ऐसे में कोई असामान्य लक्षण तो उत्पन्न नहीं हो रहे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि महिलाएं बढ़ती उम्र में अपनी सही देखभाल करें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अपने स्वास्थ्य को लेकर अक्सर महिलाएं सतर्क नहीं रहती, विशेष तौर पर जब उन अवस्थाओं की बात आती है जो उन्हें लगता है बहुत ही सामान्य है। तो ये सोचा जाता है कि उसके विषय में तैयारी क्या करनी या उसके विषय में बात करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन यदि स्वास्थ्य को ठीक रखना है और बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य की देखभाल ठीक तरह से की जाए। मेनोपॉजल स्टेज में कौन सी बीमारियों की संभावना हो सकती है और कैसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये जानते हैं विशेषज्ञों पर से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर वासु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शीबा मारवा, प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। और विशेष तौर पर कौन सी जटिलताएं आती है महिलाओं को रजोनिवृत्ति के साथ और उसके बाद, और कैसे उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया रखा जा सकता है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर रेणुका मलिक, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी न्यू दिल्ली। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है और कैसे इसको सरल, सुगम और स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर रेणुका मलिक, आपसे समझना चाहेंगे, मेनोपॉज की जब बात आती है, बेहद सामान्य अवस्था सभी को लगती है, कितनी आवश्यकता है इसके विषय में जागरूक होने की
आज की डेट में मीनोपॉज की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लॉन्गेविटी बढ़ रही है। हमारा वी हैव कॉन्कर्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो इन्फेक्शन से इस एज पे आमतौर इतनी लॉन्गेविटी नहीं थी, इतना जीते नहीं थे लोग। अब एवरेज अराउंड 85 ईयर्स इंसान जी रहा है, 85 to 90 अर्बन एरियाज इन इंडिया। सो जो मीनोपॉज का जो ये नॉन रिप्रोडक्टिव ईयर्स है, इसमें बहुत सारी वुमेन आर देयर एंड इनकी अपनी अलग किस्म की परेशानियां होती हैं जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस बारे में। उसका कैसे ध्यान रखा जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए और ट्रीट कब किया जाए। जी डॉक्टर शीबा, कौन सी वो आयु है जिससे मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति की शुरुआत होती है और किस तरह के बदलाव किसी भी महिला के शरीर में आते हैं जो इस अवस्था से गुजर रही होती है? मेनोपॉज जो है उसकी एवरेज एज इंडिया में 47 इयर्स है, बट ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि एकदम आज एक मरीज़ जो है, एक महिला जो है वो नॉर्मल है और कल उसको मेनोपॉज हो जाएगा। उसमें एक लैडर होता है, एक स्टेप वाइज लैडर होता है जिसको हम क्लिमैक्ट्रिक कहते हैं। ये 2 से 8 साल तक चल सकता है और जनरली जो है ये किसी महिला को 38 ईयर्स से शुरू हो सकता है और 46 ईयर्स तक जा सकता है। उसमें वो धीरे धीरे जो है वो माहवारी की प्रॉब्लम उसको शुरू होती है, वो धीरे धीरे पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू होते हैं या स्किप करना शुरू करते हैं और फिर इवेंचुअली जो माहवारी है वो बंद हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, जो एटलीस्ट 12 महीने के लिए बंद होनी चाहिए, तब मेनोपॉज कहते हैं। तो वो एवरेज एज इंडिया में 47 ईयर्स है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो 51 ईयर्स है। राइट। डॉक्टर वासु, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा भाग या महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आ जाती है कि हड्डियों का स्वास्थ्य कैसा है। जब कोई भी महिला रजोनिवृत्ति की अवस्था में शुरुआती दौर की अगर बात की जाए और जैसे जैसे ये अवस्था बढ़ती है, किस प्रकार का प्रभाव होता है उसके शरीर पर, अगर बोन हेल्थ या मसल मास की बात की जाए? मेनोपॉज से पहले शरीर में, एक स्त्री के शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो उसके बोन डेंसिटी को या हड्डी की मजबूती को बचाते हैं, साथ में मांसपेशियों का मास भी बरकरार रखते हैं। मेनोपॉज के बाद धीरे धीरे नॉर्मल, वैसे वो एज के साथ भी होता है, धीरे धीरे बोन या हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। राइट। और साथ में शरीर में शक्ति की कमी भी महसूस होती है, जो मसल मास है, जो मांसपेशियों की ताकत है वो कम महसूस होती है। ये सारे नॉर्मल एज के साथ होने वाले प्रोसेस हैं, परंतु महिलाओं में मेनोपॉज के बाद कुछ हार्मोन्स की कमी के कारण ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं और हमको हड्डियों से कमज़ोरी के साथ के कारण होने वाली परेशानियां हमें जल्दी दिखाई देने लगती हैं। जी डॉक्टर रेणुका, जब महिलाओं की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक जो मिडिल एज ग्रुप की बात की जाए, उस अवस्था में भी बहुत सी महिलाओं को पीरियड संबंधित अनियमितताएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। कौन से वो कारक हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करते हैं और क्या किस तरह का लाइफस्टाइल है, किस तरह की जीवन शैली कोई भी महिला जी रही है, कितने रिस्क फैक्टर्स उसकी लाइफ में हैं, क्या इससे भी ये निर्धारित होगा कि मेनोपॉज कितनी जल्दी या किस आयु में शुरुआत होगी और इसमें फैमिलियल रोल कितना रहता है? मान लीजिए किसी महिला में जो मदर है, नानी है, उनकी एक पर्टिकुलर एज पर मेनोपॉज की शुरुआत हुई, तो क्या जो वो महिला है उसमें भी कुछ इसी तरह का ग्राफ देखा जाएगा? किरण, बहुत सारे इकट्ठे क्वेश्चन पूछ लिए आपने, मैं एक एक करके टैकल करती हूँ। सबसे पहले मेनोपॉज क्या है? इसमें एक हार्मोन है, एक ऑर्गन होता है फीमेल की बॉडी में, ओवरी। ओवरी स्टॉप्स फंक्शनिंग एट द एज, अराउंड द एज ऑफ मेनोपॉज। राइट। ओवरी क्या बनाती है? एक हार्मोन बनाती है, ईस्ट्रोजन। तो जितने भी डिफिशिएंसी के फीचर्स मेनोपॉज में होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि फेमिलियल है या नहीं, मतलब जेनेटिक। नॉर्मली जेनेटिक बेसिस देखा गया कि जिस उम्र में आपकी बड़ी बहन या मदर को हुआ, उसी अराउंड दैट फेज ही मेनोपॉज होता है, बट वेरिएशंस हो सकती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जितनी ज़्यादा स्ट्रेस वुमन की लाइफ में है और जितने ज़्यादा उसके पीरियड्स इरेगुलर है, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है, एक ओवरी में एग्स होते हैं, फॉलिकल्स, वो प्री डेस्टिनेड होते हैं। जैसे ही बच्ची पैदा होती है, उसके जो फॉलिकल्स हैं उतने के उतने उसकी पूरी थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। जी। तो ये प्री डेस्टिनेड है कि जिसके अंडे कम है, जिसको कैसे पता चलेगा? जिसको पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, जिसके ऑलरेडी अंडे कम है, उनको मेनोपॉज पहले होता है। और जिनको कीमोथेरेपी या कोई रेडियोथेरेपी टाइप कैंसर के लिए मिला है, वो उनको जल्दी मेनोपॉज होता है।
कुछ जेनेटिक बेसिस भी हैं जिनको हम बोलते हैं कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, उनको वक्त से पहले उनके अंडे ही कम होते हैं, उनको जल्दी खत्म हो जाते हैं, और देयर आर अदर म्यूटेशन, देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो। राइट डॉक्टर वासु, क्योंकि जिस तरह से बोन्स का डिजेनरेशन होता है, बॉडी के सेल्स का भी डिजेनरेशन होता है, ये कहा जाता है कि एक पीक बोन मास जो कोई भी व्यक्ति अटेन करता है, चाहे फिर वो महिलाओं की ही बात की जाए, वो आयु होती है 25 से 30 वर्ष। उसके बाद धीरे धीरे जो कोशिकाएं हैं उनमें क्षय शुरू हो जाता है। आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, लॉन्ग सिटिंग है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं किया जाता, ये जो फैक्टर्स हैं वो कितना प्रभावित करते हैं कि महिलाओं के जो हड्डियां हैं और जोड़ हैं उनका स्वास्थ्य कितना अधिक प्रभावित होगा आयु बढ़ने के साथ, और जब रजोनिवृत्ति की अवस्था आएगी तब? जैसे अभी आपने बताया कि 25 से 30 साल में पीक बोन मास अचीव हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हर व्यक्ति का उम्र के साथ अगर वो अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ में रहेगा तो धीरे धीरे उसका बोन मास डिक्रीज होगा, यानी उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। स्त्रियों के साथ जब मेनोपॉज हो जाता है तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण ये जो हड्डी का मजबूती है, ये हड्डी की जो कमज़ोरी है, ये तेज़ी से बढ़ती है, और जिस कारण स्त्रियों को मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां जिसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, वो पहले हो जाती हैं। तो इसके लिए जहाँ तक उम्र एक हद तक अपना एक कारण होता है कि आपकी जितनी ज़्यादा उम्र है आपकी हड्डियां उतनी कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा एक मेनोपॉज होता है। तीसरा हमारा लाइफस्टाइल। आजकल जितने लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी डाइट में, साथ में प्रोटीन की कमी, भारतीय डाइट में अधिकतर प्रोटीन की कमी पाई जाती है। जो वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो प्रोटीन की कमी, साथ में सनलाइट एक्सपोजर कम होना, बिकॉज आजकल सारे लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर होता नहीं है, उसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है। साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से स्टिमुलस नहीं मिलता है हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत रहने के लिए, तो इसकी वजह से हड्डियां ज़्यादा जल्दी कमज़ोर होती हैं स्त्रियों में, और मेनोपॉज के बाद वो स्पीड और तेज़ हो जाती है। राइट। आज हम बात कर रहे हैं रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज की अवस्था के बारे में। किस तरह की जीवन शैली इससे होने वाली जटिलताओं को कम कर सकती है, स्वास्थ्य को ठीक रख सकती है, ये बता रहे हैं विशेषज्ञ। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रजोनिवृत्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर शीबा, राधिका जी का ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि एज है उनकी 49 इयर्स और उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है, साथ ही मूड स्विंग्स काफ़ी अधिक होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि रजोनिवृत्ति की शुरुआत हो रही है या आरंभ हो रहा है? आपसे ज़रूर चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेग साइंस एंड सिम्टम्स जिनको अक्सर महिलाएं कोरिलेट नहीं कर पाती। रजोनिवृत्ति की शुरुआत से कितनी पहले लक्षण आने आरंभ होते हैं और किस तरह के लक्षण आमतौर पर हो सकते हैं?
बिल्कुल, जैसे ये मेल आया है तो ये महिला को इनको रजोनिवृत्ति की शुरुआत ही हुई है। ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये 2 से 8 साल तक चल सकता है किसी भी महिला की लाइफ में। तो मीनोपॉज होने से पहले तो उसमें पीरियड्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। कभी 6 महीने के बाद आ सकते हैं, कभी 3 महीने के बाद आ सकते हैं, कभी 9 महीने। लेकिन जब एक्चुअल मीनोपॉज होता है तो 12 महीने तक वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद ही मीनोपॉज कहते हैं। और इसमें जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी के अलावा जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं मूड डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। एकदम से उनको पसीना आ जाएगा, उनको गर्मी लगने लग जाएगी, उनसे हीट टॉलरेट नहीं होगी। फिर उसके बाद उनका मूड काफ़ी लो रहना शुरू हो जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन के साइंस भी हो सकते हैं और उनका मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। फिर उसके साथ साथ कुछ जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि उन्हें ड्राइनेस फील होगी, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होती है वो ज़्यादा होने की संभावना होती है, वजाइनल ड्राइनेस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये शुरुआत होते हैं और जब एक्चुअल मीनोपॉज हो जाता है तो माहवारी बंद हो जाती है और इसका टेस्ट कराने के लिए उनको करना चाहिए, जिसमें पता चल जाता है, जैसे कि रेणुका मैम ने बताया था कि जब ओवरी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है तो हार्मोन लेवल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे पता चल जाता है। जी डॉक्टर रेणुका, किस तरह से ये समझा जाए कि जो लक्षण हो रहे हैं वो सामान्य है या सामान्य से कुछ बढ़कर और हैं? क्योंकि अक्सर जब भी इस तरह के लक्षण एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में होते हैं तो उनको लगता है क्योंकि रजोनिवृत्ति की अवस्था हो सकती है तो हर लक्षण जो है उसी से संबंधित होगा। कौन से वो अनयूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स बताना चाहेंगी जिन्हें रेड फ्लैग्स के तौर पर या गंभीर संकेत माना जाए और एक विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श ले लिया जाए? किरण, हम 2 किस्म की स्टेजेस की बात कर रहे हैं। एक है ट्रांजिशन फेज कि पीरियड्स बंद हुए नहीं हैं, वो 10 साल 5 से 10 वाला ट्रांजिशन फेज है, मीनोपॉज से पहले वाला। दूसरा है मीनोपॉज के सिम्टम्स। सो जो ट्रांजिशन फेज के सिम्टम्स में एबनॉर्मल चीज़ें क्या है, आपको हैवी ब्लीडिंग होना इज़ एन एबनॉर्मल फीचर्स, उसमें आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कैंसर्स की शुरुआत ऐसे होती है, कोई रसौली पड़ी हो, इसको नॉर्मल मान के घर नहीं बैठे रहे कि ये मेरे पीरियड बंद होने का टाइम है, मेरी एज ऐसी हो रही है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये एक रेड फ्लैग है। दूसरा, यही ब्लीडिंग अगर आपको पीरियड्स 1 साल तक बंद रहे और उसके बाद हुई है तो दैट इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल। उस टाइम आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, जरूर चेकअप कराएं, घर नहीं बैठे रहें। और दूसरा, अगर ये जो ट्रांजिशन फेज के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें यूरिनरी सिम्टम्स नहीं होते इतने, इसमें बेसिकली आपके हॉट फ्लैशेस कॉमन है, सोमैटिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम, मूड चेंजेस हो सकते हैं, हॉट फ्लैशेस आर कॉमन, दैट इज एन अर्ली साइन, मतलब पहले ये होते हैं। और ये जो जेनिटो यूरिनरी होता है ये पीरियड बंद होने के बाद भी होता है, ये उम्र के साथ बढ़ते जाएंगे। हॉट फ्लैशेस विद टाइम कम हो जाते हैं, 10 साल के बियॉन्ड कम होते जाते हैं। जी, एक और ईमेल आया है, सुनीता जी का ईमेल है। डॉक्टर वासु, वो ये बोल रही हैं एज है इनकी अराउंड 49 ईयर्स और इनके जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है, तो क्या इसको मेनोपॉज का एक सामान्य लक्षण माना जाए या ये समझ लिया जाए कि इनकी हड्डियों पर कहीं ना कहीं प्रभाव आ रहा है? किस तरह की जांच आप लोग बोलते हैं ये पता करने के लिए कि हड्डियों का स्वास्थ्य कैसा है इस अवस्था में? इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है 49 ईयर्स की और जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, इसी मेनोपॉजल, इसी हैविंग पीरियड्स आ रहे हैं उनको कि बंद हो चुके हैं, और अगर बंद हो चुकी हैं तो कब से बंद हैं? जी डॉक्टर वासु, किस तरह की जांच से ये पता चल सकता है कि हड्डियाँ स्वस्थ हैं या उनको किसी सप्लीमेंट पर जाने की आवश्यकता होगी? हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिनको करके हम पता लगा सकते हैं कि हड्डियों की क्या स्थिति है। उसको डेक्सा स्कैन बोला जाता है और डेक्सा स्कैन में उसकी वैल्यूज़ आती हैं जिससे हमको पता चलता है कि हड्डियां काली कमज़ोर हैं या जो मरीज़ है वो ऑस्टियोपोरोसिस की श्रेणी में चला गया है। और ये हमको ये बताता है, ये एक प्रिडिक्ट करता है कि फ्रैक्चर होने की संभावना कितनी ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। कलाई के फ्रैक्चर, स्कूलों के फ्रैक्चर्स और कमर रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द है जो आपके नॉर्मल एक्टिविटी के साथ बदलाव नहीं लेता, अगर आपको लगातार जोड़ों में दर्द है तो उसका कारण और भी हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं। अगर जोड़ों में सूजन आती है, जोड़ अगर सूजते हैं, गर्म महसूस होते हैं या लाल महसूस होते हैं,
तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि मेनोपॉज यूजुअली 50 साल, जैसा मैम ने बताया कि 45 के बाद या 50 साल के बाद सेटअप होना शुरू होता है, तो उस उम्र तक एक्चुअली जोड़ों में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं उम्र के साथ। अगर आपका वजन ज़्यादा रहा है, आपने बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखा है, तो आपको जोड़ों की प्रॉब्लम्स, खास तौर से घुटनों के जोड़ों की प्रॉब्लम्स 50 साल के आसपास होनी शुरू हो सकती हैं। जी। और डॉक्टर वासु, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो मिडिल एज ग्रुप में या यंग एडल्ट्स कहा जाए उस एज ग्रुप में आती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रभाव रहा होता है। क्या अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या कोई और अवस्था जिसकी वजह से जोड़ कहीं ना कहीं पहले प्रभावित रहे हैं, तो क्या ये जो डीजेनरेशन का प्रोसेस है, जो जटिलताएं हैं, वो सामान्य महिला की अपेक्षा में अधिक होंगी? जी बिल्कुल। अगर कोई भी जोड़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस, उन सारी स्थिति में जोड़ों के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स मेनोपॉज के बाद बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपकी हड्डियों की मजबूती भी कम होती चली जाती है और आपको पुरानी बीमारी के कारण आपके जोड़ को पहले से ही क्षति पहुंची होती है, तो वो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अधिकतर, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपने बात की, वो यूजुअली ट्रीट नहीं कर सकते, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, मगर दवाइयों के साथ हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स देकर या दवाइयाँ देकर हम उन सिम्टम्स को और मेनोपॉज से होने वाले उस क्षति को भी थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। जी, तो आवश्यकता है कि यदि कोई संकेत हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। उसी आधार पर यह तय किया जाएगा कि समस्या क्या है और उसके लिए समाधान क्या हो सकता है। रजोनिवृत्ति के विषय में आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रजोनिवृत्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर रेणुका मलिक, जब एक अवस्था आती है तो उससे संबंधित कई तरह के प्रभाव और जटिलताएं भी होती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था के रूप में जाना जाता है जिसके कई प्रभाव हैं और कई तरह की जटिलताएं। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को मेनोपॉज के साथ जोड़कर देखा जाए, मेनोपॉज के लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैसे समझाना चाहेंगी? हाँ, जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जब मेनोपॉज इज अ रिस्क फैक्टर, मींस मेनोपॉज में जो रिस्क है मेनोपॉज होने के बाद तो 3 गुना बढ़ जाता है। इसकी क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? बेसिकली इसमें आपको रिस्क है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, मिड सेगमेंट ओबेसिटी का, मींस जो आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है वो बढ़ जाती है, प्लस ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो मतलब जो कार्डियो प्रोटेक्टिव की जगह खतरे की साइड पे चले जाते हैं, जो हार्ट को नुकसान कर सकते हैं। तो मेनोपॉज के बाद अगर आप अपना एक्सरसाइज नहीं करें, डाइट का ख्याल नहीं रखें, ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं देखें, अगर डायबिटिक हो तो शुगर्स कंट्रोल भी नहीं रखें, तो आपके ये रिस्क फैक्टर्स ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक इंक्रीज एंड स्ट्रोक आल्सो इंक्रीजेस। स्ट्रोक पैरालिसिस होना वो सब बढ़ जाते हैं। न सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पर कई तरह के कैंसर और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी संभावना रजोनिवृत्ति के
साथ बढ़ सकती है। कैसे इस संभावना को कम किया जाए ये भी जानेंगे। उससे पहले हरी है हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर। हरी साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली there is a lady, she had early menopause around 40 years old. So right now she has not have seen 43 only. Okay. There is no problem as such of no problem. But what kind of precautions we take to take? No? Because the menopause is quite early at the age of 40. Right. So what are the precautions she must take to avoid complications in the uterus? Right. आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए मिस्टर हरी, क्योंकि विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर शीबा, जो इनका सवाल है कि इफ मेनोपॉज अकर्स एट द एज ऑफ 40, क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जब वो प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो बहुत कम आयु में 40 वर्ष की आयु में अगर जाने लगा है, तो किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं और कैसे कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है? जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मेनोपॉज जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड पहले होता है और फिर मेनोपॉज होता है। तो ये हर महिला की उस लाइफ स्पैन में एक अलग अलग डिफरेंट होता है। तो जैसे कि अगर किसी महिला को ये 40 साल की उम्र में आ रहा है तो जितनी भी जटिलताएं हैं वो पहले आ जाएंगी, तो उनको ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि वो मेनोपॉज का लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी जैसे बढ़ गई है, तो मेनोपॉज का लाइफ स्पैन उसका उनकी लाइफ में बढ़ जाएगा। तो जितने भी हम कहते हैं कि खतरे हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि उनको मूड डिस्टर्बेंसेस शुरू में थे पर वो 10 साल तक रहते हैं, 5 से 10 साल, ऑन एन एवरेज 5 इयर्स, वो 50 साल की उम्र में उन्हें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो जेनिटो-यूरिनरी सिम्टम्स है वो धीरे धीरे उनके बढ़ेंगे। उनकी बोन हेल्थ जो है वो स्लोली डाउन होगी। अगर मोटापा आ रहा है तो वो ओबेसिटी होगी और उनको खतरा रहेगा कि उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो हो सकता है। और अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जैसे कि अपनी वो डाइट अच्छी नहीं करें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और प्रोटीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है, सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं लें, तो लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं करें, जैसे कि टी कॉफ़ी का इंटेक कम ना करें और एक्सरसाइज नहीं करें थोड़ी सी, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ सकती हैं विद टाइम, क्योंकि वो स्पैन ऑफ मेनोपॉज उनकी लाइफ में बढ़ जाएगा अगर वो उनको 40 साल की उम्र में हो गया तो। जी, एक ईमेल हमारे पास आ गया है, दीपाली हैं, वो ये पूछ रहे हैं डॉक्टर रेणुका कि उनका मेनोपॉजल पीरियड चल रहा है, यानी जो ट्रांजिशन वाले हम फेज़ की बात कर रहे थे, अब इनको बाल झड़ने की समस्या काफ़ी परेशान कर रही है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये भी इनकी जो अवस्था है उसी की वजह से हो सकता है और ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्या डाइट में बदलाव से इसमें कुछ राहत मिल सकती है? देखो, हर चीज़ का आंसर मेनोपॉज नहीं होता। आप कह रहे हैं आपको भी मेनोपॉज नहीं हुआ, फेज चल रहा है, आपकी एज क्या है, और ये जो बाल झड़ना है ये डायरेक्टली एस्ट्रोजन रिलेटेड नहीं है जी। ये एजिंग का कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेनोपॉज के डायग्नोसिस के साथ और बाकी चीज़ों का भी। आप देखिए आपकी और प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन तो नहीं है, कोई बॉडी में स्ट्रेस तो नहीं है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है हेयर लॉस से। राइट। डॉक्टर वासु, किस तरह से हड्डियों की देखभाल शुरू की जाए और कौन सी आयु से, क्योंकि अक्सर हम तभी जागते हैं जब खतरा ठीक हमारे सामने होता है और शायद उस समय जब काम किया जाता है तो प्रभाव उतना अधिक नहीं होता, क्योंकि पहले से शुरुआत की जा सकती है। कौन सी राइट एज होनी चाहिए और हड्डियों की सही देखभाल के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए 3 तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस बारे में। पहला होता है प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, दूसरा होता है कि सप्लीमेंट्स क्या लिए जाते हैं, और तीसरा कि हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश कहावत है जो कहती है कि वेल बिगन इज हाफ डन। सो अगर हम तैयारी पहले से करें, जो हमें पता है कुछ चीज़ें हमको फ़ायदा करेंगी, अगर उन चीज़ों को हम अपने जीवन का एक पार्ट बना लें, उन्हें अपने लाइफस्टाइल के साथ जोड़ लें, तो शायद हड्डियों की प्रॉब्लम्स हमें दिक्कत या परेशानी ना दें। तो पहला प्रिकॉशंस में मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं या किसी प्रकार का टोबैको का सेवन करते हैं तो वो आप बंद कर दें। अल्कोहल इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, बंद कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा। उसके बाद थोड़ा एक्टिव रहें, एक्सरसाइजेस करें,
एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं। जितना आप अपने शरीर को चैलेंज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शरीर को एक स्ट्रेस झेलने के लिए आप तैयार करेंगे, आपका शरीर उतना मजबूत होगा। उसके साथ एक अच्छी डाइट रखें। भारतीय डाइट में प्रोटीन की कमी रहती है, वेजिटेरियन भारतीय डाइट में प्रोटीन की काफ़ी कमी रहती है, जिसके कारण भी हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन सही प्रकार में और अच्छी मात्रा में हो। उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, से हम सप्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद सप्लीमेंटेशन में हम विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। वो हमें ये देखना होगा कि आप कौन सी एज में है, किस स्थिति में, और आपका विटामिन डी लेवल कितना है। उसके बाद फाइनली अगर इन केस अगर आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट एज पर जो आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर वासु, सप्लीमेंट्स की आपने क्योंकि बात की है, जिक्र आ ही गया है, सप्लीमेंट्स का चलन आजकल काफ़ी अधिक है। लोग संतुलित आहार या बैलेंस डाइट की बजाय सप्लीमेंट्स लेना उनको एक इजी ऑप्शन लगता है और एक फुल प्रूफ ऑप्शन लगता है। क्या महिलाओं की बात की जाए तो सभी के लिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है, और उसको सेल्फ मेडिकेट करना या बिना डॉक्टरी परामर्श के सप्लीमेंट्स लेना कितने समय के लिए लिया जाना चाहिए, कितनी आवश्यकता है, इन सभी बातों का ध्यान रखना कितना आवश्यक मानते हैं आप? जी, आजकल की प्रॉब्लम यह है कि सप्लीमेंट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और आप एडवर्टाइजमेंट में देखते ही हैं कि अलग अलग तरह के सप्लीमेंट प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि शायद उसका मैजिकल इफेक्ट होगा, ये दावे भी सामने आते हैं। ये भी किए जाते हैं, परंतु प्रॉब्लम्स जैसे हर बीमारी अन्य प्रकार की हो सकती है और हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है। तो उस प्रकार से अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स फ़ायदा करेंगे, मगर अगर आपका डाइट आपकी प्रॉपर है, अगर आप यंग एडल्ट हैं, 40-45 साल आपकी एज है, मेनोपॉज हुआ नहीं है और आप अपनी डाइट ठीक रखते हैं, आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक होता है खाने का, तो यूजुअली आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की शायद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग अधिकतर समय अंदर बिताते हैं, इंडोर्स में बिताते हैं, जिसके कारण सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर नहीं होता। तो विटामिन डी एक्सपोजर ज़रूर सप्लीमेंटेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है, परंतु वो भी आपको अपने टेस्ट लेवल्स के बाद कराना चाहिए। और ये एक जो आदत है कि 3 महीने लिया फिर छोड़ दिया, या 1 महीने लिया फिर 6 महीने बाद छोड़ दिया, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कमी है विटामिन डी की तो आप एक थेराप्यूटिक डोज लीजिए, उसके बाद कमी पूरी होने के बाद एक मेंटेनेंस डोज आपको थ्रू आउट लाइफ लेनी चाहिए, या जब तक अपना आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं तब तक। जी, और किस तरह से ये किया जाएगा ये विशेषज्ञ के परामर्श से ही तय होगा, इसलिए सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, अपने डॉक्टर स्वयं न बने। डॉक्टर शीबा, किस तरह से बताना चाहेंगी वो जटिलताएं जो किसी महिला को हो सकती है? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि इस दौरान जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जब भी मीनोपॉज होता है यानी कि रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो उसके बाद जो जटिलताएं हैं वो हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, फिर जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और उसके अलावा जो डिजीज़ेज़ हैं उनके चांस बढ़ जाते हैं। तो जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो महिलाओं को मेन होती हैं कि उनको नींद नहीं आती या नींद आने में टाइम लगता है, ये जनरली एजिंग से भी रिलेटेड होता है, बट ये मीनोपॉज का भी एक इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, जैसे जैसे मीनोपॉज की अवस्था बढ़ती जाती है किसी महिला में, 2 साल से 5 साल में उन्हें जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें उनको वजाइनल ड्राइनेस होती है, उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है, और इसी से रिलेटेड उनको जो सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी होने शुरू हो जाती है, यानी कि उनको संबंध बनाने में दिक्कत होती है या पेन होती है। बट इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी बताया, इन सबके प्रिवेंशन भी है और इनकी ट्रीटमेंट भी है। और उसके अलावा जो है कि इनको रिस्क हो जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, और फिर कैंसर होने की भी चांसेस जो हैं वो मीनोपॉज के बाद बढ़ जाते हैं। जी, फिलहाल एक और कॉलर हैं मध्य प्रदेश से, विवेक तिवारी जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम, ये समस्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी को भी हो सकती है क्या? रेणुका मालिक, किस तरह से समझाना चाहेंगे? अच्छी बात है कि इन्होंने सवाल किया है, जानकारी की बहुत आवश्यकता है। रजोनिवृत्ति की अवस्था जो है
महिला को हो सकती है, कौन सी आयु से, कैसे बताना नॉन चाहिए? रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जो आप प्रेगनेंसी बात कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्टिव जब खत्म हो गया तब मेनोपॉज शुरू होता है। मेनोपॉज और प्रेगनेंसी देयर इज नो रिलेशन। वो प्री मतलब दैट्स रिप्रोडक्टिव एज, ये है नॉन रिप्रोडक्टिव एज। जी, तो वो अवस्था जिसके बाद शायद गर्भधारण नहीं किया जा सकता, बढ़ती आयु की जो है अवस्था है, जब महिलाएं 45 या 50 की आयु के आसपास आ जाती हैं, तब ये अवस्था शुरू होती है। डॉक्टर रेणुका, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण जो महिलाओं में इस समय पर होते हैं, जैसे बाल झड़ने की हम लोगों ने बात कही थी, फिर ये भी बात आई कि शायद उनका वज़न बढ़ सकता है, लेकिन जब ये सिम्टम्स होते हैं किसी भी महिला में, तो सीधा उनको कोरिलेट किया जाता है कि शायद ये अवस्था आ गई है, रजोनिवृत्ति होने लगी है, या इसकी अवस्था चल रही है, इसकी वजह से हो। क्या वाकई जटिल होता है ये पहचान करना कि जो लक्षण है उसका कारण रजोनिवृत्ति का फेज या अवस्था है, या कुछ और? किरण, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो एक मिथ्स हैं। क्या होता है, आपका वेट नहीं बढ़ता, आपका डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है, आपकी जो वेस्ट होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो हैवी क्या होता है, हड्डियाँ। सो ओवरऑल आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, इट इज़ योर दैट यू स्टार्ट हैविंग मोर फैट इन योर बॉडी। तो मिड सेगमेंट ओबेसिटी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि मेनोपॉजल वुमन और एक यंग वुमन में क्या फ़र्क है, बॉडी कंटूर डिफरेंट हो जाता है, वेस्ट बिकम्स मोर एक्सपैंडेड। राइट। डॉक्टर रेणुका, किस तरह से समझाना चाहेंगी, हार्मोन थेरेपी का काफ़ी जिक्र आता है, जो मेनोपॉजल स्टेज वाली वुमेन हैं उसमें किस तरह से ये कार्य करती है, कौन सी महिलाएं हैं जिनको हार्मोन्स की आवश्यकता हो सकती है, और क्या इसकी वजह से कुछ और ख़तरे हो सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इस पर भी बात चलती रही है कि क्या इसकी आवश्यकता सबको है, लेनी चाहिए या नहीं, कैसे काम करती है हार्मोनल थेरेपी? जिस उपलक्ष्य में हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, वर्ल्ड मेनोपॉज डे, इसका जो थीम है इस साल का हार्मोन थेरेपी है। हार्मोन थेरेपी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2000 तक टिल 2000 बहुत प्रिस्क्रिप्शन चलती थी हार्मोन थेरेपी की। फिर उसके बाद कुछ वर्ल्ड में स्टडीज़ पब्लिश हुई, USA की स्टडीज़, UK की स्टडीज़, जिन्होंने ये दिखाया कि जो हार्मोन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो एकदम सडनली ये हार्मोनल थेरेपी डिस्ट्रीब्यूट में चली गई, लोगों ने 80% प्रिस्क्रिप्शन इसकी कम हो गई। फिर धीरे धीरे 2015-16 के आसपास लोगों ने रियलाइज़ किया ये जो स्टडीज़ थी, इन्होंने जो एज ली थी पेशेंट्स की वो 63-65 ओल्ड लेडीज़ में लिया था। सो अब जो करंट हमारी वी आर बिकमिंग वाइज आफ्टर रिवीजन ऑफ द इंटायर लिटरेचर दोबारा से, कि अब क्या है, जो ये हार्मोन थेरेपी कब देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जिनकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, जो सो नहीं पा रहे सिम्टम्स की वजह से, जिनको या वक्त से पहले जिनको मेनोपॉज हो गया है। ये इंडिकेशंस रिवाइज की गई हैं और देखा गया है जो मेनोपॉज के 10 साल के अंदर आप पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं या जो लेस देन 60 ईयर्स है, उसमें ये बहुत ही सेफ है। और देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन हार्मोन थेरेपी आफ्टर दिस फ्यू मोर स्टडीज़, और जो पुरानी स्टडीज़ को देखा गया उनमें क्या कमियां थी जी, और ये इस साल का थीम ही यही है, हार्मोनल थेरेपी। जी, तो हार्मोनल थेरेपी जो है उपलब्ध है, लेकिन कब दी जाए, किसे दी जाए, ये इस पर निर्भर करता है कि क्या अवस्था है, और फिर विशेषज्ञ ही ये तय करेंगे कि किस महिला को रजोनिवृत्ति के समय या उसके बाद हार्मोनल थेरेपी की आवश्यकता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह की देखभाल आवश्यक हो सकती है और जटिलताओं को कम कर सकती है रजोनिवृत्ति की अवस्था में। आप देखते रहिए DD न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज़ पर।
साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमने ये जान लिया है कि किस तरह के लक्षण आते हैं, कौन से रेड फ्लैग्स हैं। अब विशेष तौर पर देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें अगर पहले से देखभाल की जाए तो जटिलताओं को कम किया जा सकता है, ज़िंदगी को सामान्य किया जा सकता है। डॉक्टर शीबा, कैंसर्स का अगर जिक्र करें, कौन से वो कैंसर बताना चाहेंगी महिलाओं से संबंधित जो इस एज के बाद बढ़ते हैं, और क्या ये जो एज ग्रुप है मिडिल एज जिसे कहा जाता है, जिस दौरान पीरियड्स चल रहे होते हैं, जो ईस्ट्रोजन लेवल या जो हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, क्या उन्हें एक प्रोटेक्टिव फैक्टर माना जा सकता है? क्योंकि इस दौरान महिलाओं में कहा जाता है कि हृदय रोग की संभावना भी कम होती है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाव बना रहता है। बिल्कुल, जब रजोनिवृत्ति हो जाती है उसके बाद कैंसर्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और ये इसके तो और भी फैक्टर्स हैं कैंसर के, बट ये पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में जो कैंसर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो होते हैं सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होते हैं। और जैसे मैम ने पहले डिस्कस किया था कि बीच में जब मेनोपॉजल थेरेपी के बारे में बात आई थी तो तब उन्होंने रिव्यू किया था कि उससे शायद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन वो एज ग्रुप आगे वाली होती थी, 60 से प्लस होती थी। तो फिर जब रिव्यू लिटरेचर का हुआ तो उससे पता चला कि अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता नहीं है। वो नॉर्मल जितना उस पेशेंट को उसके और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से होता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो कैंसर का रिस्क रहता है। तो उसके अलावा जो है वो हृदय रोग जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बट इसमें भी फिर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। पेशेंट के अपने रिस्क फैक्टर्स, उनकी फैमिली हिस्ट्री, प्लस साथ में उनका एक्सरसाइज कम करना, और फिर जब हार्मोन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद तो ये बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर सेट इन हो जाता है जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर हो जाती है और वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ जाता है तो वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है कि पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाए। जी डॉक्टर वासु, एक प्रश्न है, सुजाता हैं, वो ये पूछ रही हैं कि क्या अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लिया जाए विशेष तौर पर 50s की एज में, 52 इयर्स इनकी एज है, तो क्या ऐसे में स्टोन्स होने की संभावना बढ़ सकती है? ये एक भ्रांति है कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बाद स्टोन्स की संभावना बढ़ जाती है, परंतु फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लें। बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अधिकतर केसेस में अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, अगर आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है तो वो सेफली आपकी बॉडी उसे निकाल देती है, परंतु कुछ स्थिति होती हैं जिसमें वो स्टोर भी कर सकती है और आपको आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए सप्लीमेंट अपने आप ना लें, एक बार एक बेसिक टेस्ट या बेसिक एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लें, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जी डॉक्टर रेणुका मलिक, किस तरह की देखभाल आवश्यक है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी अवस्था की, चाहे प्रेगनेंसी हो या एडोलेसेंट एज ग्रुप है, कहा जाता है कि उसकी जितनी प्लानिंग की जाएगी उतनी ही सुरक्षित वो अवस्था रहेगी। किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए महिलाओं को, चाहे अपना जीवन शैली हो, जीवन शैली में बदलाव हो, और ख़ुद को तैयार करने की कितनी आवश्यकता है इस अवस्था के लिए? सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस होना कि मेरे को मेनोपॉज होगा, मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये एक वुमेन की लाइफ में जो मेनोपॉज होता है अराउंड 46-47 ऑफ ईयर्स, ये कोइंसाइड करता है उसकी लाइफ में और बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है, बच्चे बिकम इंडिपेंडेंट, दे स्टार्ट लिविंग योर हाउस, तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत पड़ता है, इसलिए वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे हैं जी। तो ये दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, ये कोई बीमारी तो नहीं है, ये लाइफ की एक स्टेज है और ये आई थिंक एंजॉय करने की स्टेज है कि आपकी घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सारी जिम्मेवारी निभाई है। अब ये टाइम है, पॉज करो, पॉज, पीरियड स्टॉप, देन व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ पॉज? रुकता क्या इसमें आप रुकते हैं, भागते दौड़ती ज़िंदगी में भाग रहे हो आप, पॉज करो और रिफ्लेक्ट करो
और सोचो कि बाकी आपकी जो लाइफ बची है वो बेस्ट ईयर्स ऑफ योर गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ होने चाहिए। तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है, और बाकी जो बीमारियां हो सकती हैं उसकी आपको स्क्रीनिंग करानी है। तो एक एनुअल हेल्थ चेक मेनोपॉज में करवाना चाहिए, जिसमें हर किस्म का ब्लड टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल, शुगर्स, ईसीजी, जो और कैंसर स्क्रीनिंग इज़ डन, मैमोग्राफी इज़ डन, पैप स्मीयर इज़ डन, कि आपको अभी सब कुछ नॉर्मल है और आगे जो आपके रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ है शुड बी योर गोल्डन ईयर्स। राइट, और इसीलिए इस अवस्था को पूरी तरह से जीने के लिए, यानी इसमें स्वस्थ रहने के लिए सही देखभाल का विशेष महत्व है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, राकेश जी हैं जम्मू से फ़ोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ, नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। जी नमस्कार। मैं मैम ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो उस बीच में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं कि टोटली बंद हो जाते? जी डॉक्टर शीबा। तो जब मेनोपॉज के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। जो ट्रांजिशन पीरियड में महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और इवन मेनोपॉज जो है अगर वो सेट इन हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो गर्भ धारण करना पॉसिबल है उस टाइम। जी, आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हम हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज़ पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के विषय में हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर वासु शर्मा, डॉक्टर शीबा मारवा, डॉक्टर रेणुका मलिक। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रेणुका आपसे कि क्या पीरियड्स का बंद होना ही मेनोपॉज की शुरुआत होती है? पीरियड्स का बंद होना मेनोपॉज की शुरुआत नहीं, ट्रांजिशन फेज होता है। एकदम अचानक बहुत रेयरली बंद होते हैं। पहले पीरियड साइकिल जो आपका मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको पीरियड 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए नहीं आते, फिर ऐसा होता है, फिर जाके मेनोपॉज होता है। ट्रांजिशन फेज, इट्स नेवर सडन। सडन होता है सर्जिकल मेनोपॉज, अगर सर्जरी करके ओवरी निकाल दो फिर अचानक बंद हो गए। जी डॉक्टर शीबा, क्या जिस महिला में अर्ली मेनार्की होगी यानी मेंसेस की शुरुआत जल्दी होगी उसमें मेनोपॉज भी अर्ली हो जाएगा, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मेनार्की अर्ली हो जाती है लेकिन उनका मेनोपॉज लेट होता है, तो इसके तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ये अर्ली नहीं, ज़रूरी नहीं है। जी डॉक्टर वासु, क्या बोन डेंसिटी या हड्डियों का घनत्व प्रभावित होता है रजोनिवृत्ति से? होता है, मगर उसमें समय लगता है। जी डॉक्टर रेणुका, क्या महिला को 50 वर्ष की आयु के बाद ही मेनोपॉज की शुरुआत होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए? नहीं, इंडियन वुमेन जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका मेनोपॉज 4 या 5 साल पहले होता है। इंडिया में एवरेज एज इज बिटवीन 46 to 47 ईयर्स। ग्लोबली दुनिया में 51 ईयर्स एवरेज मानी गई है। एडवांस्ड कंट्रीज में USA वगैरह में 54 पर भी मेनोपॉज होता है, बट एवरेज एज इज 51 ईयर्स ग्लोबली। डॉक्टर शीबा,
क्या पीरियड्स इरेगुलर होना, मिस होना, क्या मेनोपॉज के आरंभिक लक्षण माने जा सकते हैं? ये आरंभिक लक्षण होते हैं ट्रांजिशन पीरियड वाले, जैसे पहले भी बताया। लेकिन अगर किसी भी महिला में सबसे पहले पीरियड मिस होता है तो उनको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि वो मेनोपॉज हो सकता है, मेनोपॉज का ट्रांजिशन। राइट। डॉक्टर वासु, क्या जोड़ों में दर्द होना मेनोपॉज का एक लक्षण होता है? जोड़ों में दर्द होना यूजुअली मेनोपॉज के साथ आ सकता है, परंतु उसका एक लक्षण होना नहीं। जी। डॉक्टर रेणुका, क्या सभी महिलाओं के लिए जो रजोनिवृत्ति की अवस्था में हो हार्मोन्स लेना आवश्यक है और इससे खतरे भी होते हैं? बिल्कुल आवश्यक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, आप सो नहीं पा रहे, आप खा नहीं पा रहे, तभी डॉक्टर की सलाह पे पूरे चेकअप के बाद हार्मोन्स दिए जाते हैं। और कौन सा हार्मोन कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, टेलर इंडिविजुअल बेस्ड। डॉक्टर शीबा, क्या सभी महिलाओं में रजोनिवृत्ति के लक्षण और जटिलताएं एक जैसी होती हैं? नहीं, हर महिला में रजोनिवृत्ति के सिम्टम्स जो यानी कि लक्षण अलग अलग होते हैं। किसी को वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को विद टाइम जेनिटो-यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बोन प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर वासु, क्या इस अवस्था में फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा आपको व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो नीचे जा रहा है, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। डॉक्टर रेणुका, क्या वजन बढ़ना मेनोपॉज का एक प्रभाव माना जाए? वो मैंने बोला कि आपका कॉन्टूरिंग अलग होता है, वेट गेन होता है फॉर अदर रीजन ऑल्सो, कि अगर अपनी डाइट उतनी ही रख के बैठे हो तो आपका वजन कहीं ना कहीं तो ऐड होगा, बट पर से मेनोपॉज से आपका बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है, वेस्ट सर्कमस्टेंस बढ़ती है। जी। डॉक्टर शीबा, क्या मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस, अधिक पसीना आना या बाल झड़ना, ये सब सामान्य संकेत हैं जो मेनोपॉजल एज में आ सकते हैं? बिल्कुल, ये सब आ सकते हैं मेनोपॉजल एज में। डॉक्टर वासु, फ्रैक्चर एक बड़ा खतरा है जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उत्पन्न होता है मेनोपॉजल वुमेन में, जिसकी संभावना उनमें बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, बट थोड़ा समय लगता है। मेनोपॉज होते ही ये चीज़ें नहीं होती, थोड़ा समय लगता है। जब हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर होती हैं उसके बाद फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं। जी। डॉक्टर रेणुका, क्या हार्ट डिजीज, डायबिटीज़ या स्ट्रोक का खतरा मेनोपॉज के बाद उन्हीं महिलाओं को होगा जिन्हें फैमिली हिस्ट्री है इन समस्याओं की? फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, लेकिन वैसे बिना फैमिली हिस्ट्री के भी हो सकता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, इसका प्रोटेक्शन खत्म हो गया मेनोपॉज पर। डॉक्टर शीबा, महिलाओं को इस अवस्था में अपने आहार में कमी करनी चाहिए क्योंकि आवश्यकता कम हो जाती है और भूख भी नहीं लगती, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आहार में कमी नहीं करनी चाहिए, अपनी कैलोरी इनटेक उनको अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली वैसे ही रखना चाहिए, पर उनको अपनी आहार जो है वो मॉडिफाई करना चाहिए कि उनको एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा लेने चाहिए और प्रोटीन्स जो है वो भी ज़्यादा लेने चाहिए। डॉक्टर वासु, डेक्सा स्कैन की आवश्यकता किस आयु से, वर्ष में कितनी बार और किसे करवाना चाहिए महिलाओं की बात की जाए तो? डेक्सा स्कैन का यूजुअली हम 50 साल के बाद करवा सकते हैं। 3 साल में एक बार हम डेक्सा स्कैन, 3 से 5 साल के बीच में डेक्सा स्कैन करा सकते हैं। 65 साल के बाद हमें हर 2 साल में डेक्सा करा लेना चाहिए अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस के आसपास हैं तो। जी। डॉक्टर रेणुका, क्या इसकी वजह से महिलाओं को नींद की समस्या या डिप्रेशन भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखा गया कि मेनोपॉज में आपको नींद आने में देरी होती है, आप अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग जल्दी उठ जाते हैं, नींद एसोसिएटेड है इसके साथ, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और मेनोपॉज इंटरलिंक्ड हैं। डॉक्टर शीबा, कौन सी जांच करवाई जाए रेगुलर तौर पर ये पता लगाने के लिए कि कहीं कुछ और समस्याओं का खतरा या संभावना तो नहीं बढ़ रहा? एक रेगुलर चेकअप में कौन सी इन्वेस्टिगेशन शामिल होनी चाहिए? हर साल एक महिला को जो है वो टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें उनका CBC लिपिड प्रोफाइल होता है, उनकी फास्टिंग ग्लूकोज और पोस्ट प्रैंडल ग्लूकोज लेवल्स देखने चाहिए। डेक्सा स्कैन जैसे डॉक्टर वासु ने बताया वो करना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जिसमें पता चले कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कि लाइनिंग जो है वो ठीक है जिसकी वजह से ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। डॉक्टर वासु, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो रजोनिवृत्ति की अवस्था में है? किस तरह से अपने बोन हेल्थ, मसल हेल्थ को बरकरार रखा जा सकता है?
मेरा तो यही कहना है, आप एक्टिव रहिए, अपने भोजन का ध्यान रखिए, खासतौर से प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखिए और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक डॉक्टर की सलाह के बाद ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। राइट। डॉक्टर रेणुका, आपका संदेश महिलाओं के लिए कितनी आवश्यक है, इस अवस्था की जानकारी और जागरूकता, और कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं वो? मैं तो ये बोलूँ कि आपको मेनोपॉज एक्सेप्ट करना चाहिए एज बिगनिंग ऑफ योर गोल्डन ईयर्स। अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और डॉक्टर के एनुअल चेकअप जरूर करवाएं। डॉक्टर शीबा, आपका संदेश उन महिलाओं के लिए जो इस अवस्था से गुजर रही हैं, अपनी जटिलताओं को कैसे कम कर सकती हैं? जैसे सबने अभी डिस्कस किया कि पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि मेनोपॉज एक नॉर्मल फेज़ है लाइफ का और ये आएगा, और उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। और जब भी आपको ये सिम्टम्स से आप ग्रस्त हों तो आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर उनको संपर्क करें, उनसे परामर्श लें। और हमारे यहाँ पर सभी हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें एक मेनोपॉजल क्लिनिक भी चलता है और वहाँ पे आपको काउंसलिंग भी मिलेगी। मेनोपॉजल क्लिनिक में आपको टेस्ट भी बताए जाएंगे और आपको कैसे इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना है, जो कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं आपको आगे आ सकती हैं वो भी बताया जाता है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वासु शर्मा, डॉक्टर शीबा मारवा, डॉक्टर रेणुका मलिक। आपने विस्तार से बताया है कि मेनोपॉज की अवस्था हालांकि प्राकृतिक है, लेकिन बहुत आवश्यक है कि इसके विषय में जानकारी हो, जागरूकता हो और सतर्कता रहे, क्योंकि इस अवस्था में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो यदि नज़रअंदाज हो जाएं तो एक जटिल समस्या का संकेत सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में आवश्यक है अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना। साथ ही अगर आप मेनोपॉजल एज ग्रुप में आती हैं तो इस बात को कोरिलेट ना करें कि जो आपके लक्षण आ रहे हैं वो सामान्य लक्षण हैं। एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और अपनी इस अवस्था के लिए तैयारी अवश्य करें, क्योंकि जीवन में कोई भी परीक्षा हो, कोई भी आवश्यकता हो या कोई भी अवस्था, जब उसकी तैयारी ठीक रूप से की जाती है तो जाहिर तौर पर उसे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। चाहे जीवन की कोई परीक्षा हो, जब तैयारी बेहतर होती है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। यदि आप चाहती हैं कि वृद्धावस्था और बढ़ती आयु में भी आप स्वस्थ रहें तो अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और टोटल हेल्थ के माध्यम से हम जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। कल लौटेंगे तो आप बात करेंगे आपके रीढ़ के स्वास्थ्य की, रीढ़ से संबंधित चोट और रीढ़ से संबंधित बीमारियों की। साथ ही विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आपको स्पाइन हेल्थ को ठीक कैसे रखना है। आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।